हेलो एवरीवन। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ और विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। यहाँ हम बात करेंगे दो प्रकार की इक्वालिटीज़ की, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो प्राचीन समाजों में, जैसा कि हम जानते हैं, जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मोनार्की थी, उस समय पर क्या होता था कि राजा की जो इच्छा थी उसी के अनुसार शासन चलाया जाता था। राजा की दैवी सत्ता के सिद्धांत को मान्यता दी जाती थी। राजा जो कह देता था वही कानून होता था, राजा से ऊपर कोई भी कानून नहीं होता था। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वहाँ हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिले। लेकिन वर्तमान में हम एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, इसलिए आज हम क्या डिमांड कर सकते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की डिमांड कर सकते हैं, और जो कि हमें हमारे संविधान ने गारंटी के साथ दी भी हुई है। तो इन कंसेप्ट्स को समझने के पहले हमारे लिए क्या समझना जरूरी है? रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? एवी डाइसी के द्वारा, कानून का शासन। ये एवी डाइसी ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंसेप्ट दिया है। तो इस कंसेप्ट के तीन मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट आया है। और थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कानूनी भावना की प्रबलता। तो अब इन तीनों कंसेप्ट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता, क्या कहता है कि कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। यानी कि ये निरंकुशता के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि कोई भी शासक निरंकुश नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग चाहे गवर्नमेंट है या फिर गवर्नड है, वो क्या है? लॉ के अंडर है, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। यानी कि जो सरकार है वो भी कानून से ऊपर नहीं हो सकती, सरकार भी कानून से ऊपर होकर के व्यक्ति के अधिकारों को नहीं छीन सकती। तो जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का कंसेप्ट है वो क्या करता है? आर्बिट्रेरीनेस, स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाता है, मनमानेपन पर प्रतिबंध लगाता है। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को सजा दी जाएगी तो वो कानून के अनुसार दी जाएगी, ना कि किसी की व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार, पर्सनल इच्छा के अनुसार नहीं दी जाएगी। जबकि हम अगर पुराना सिस्टम देखें, राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखें, तो वहाँ राजा का जैसे मन करता था वो किसी को सजा सुना दिया करते थे। लेकिन अब अगर किसी को कोई दंड दिया जाएगा तो वो कानून के अनुसार दिया जाएगा। लॉ सुप्रीम है, कोई भी अब निरंकुश नहीं हो सकता, कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन भी, जो हमारा संविधान भी है, वो भी कानून से ऊपर नहीं है। हम सब क्या हैं? कानून के अधीन हैं। तो इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ लेक्स रेक्स भी कहा जाता है। यानी कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। कानून क्या है? राजाओं का भी राजा है, कि
कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी समान है, कानून सबको एक नज़र से देखेगा, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी श्रेणी से संबंधित है, समाज के उच्च वर्ग से निम्न वर्ग से संबंधित है, कानून सबको समान नज़र से देखेगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे लेडी जस्टिस का, जिसने कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और उसका काम क्या है, न्याय देना है, और उसके लिए सभी क्या है, समान है, कानून की नज़र में सभी समान है। तो रूल ऑफ लॉ का सेकंड कंसेप्ट है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि न्याय देते समय किसी के भी साथ उसके स्टेटस के बेस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून की नज़र में सभी समान है। थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कि कानूनी भावना की प्रबलता। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड जो कंसेप्ट है वो इंडियन कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल है, लेकिन जो थर्ड कंसेप्ट है वो भारतीय संदर्भ में लागू नहीं है। देखेंगे कि किस प्रकार से ये इंडियन कंटेक्स्ट में लागू नहीं होता। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट क्या कहता है कि जो न्यायपालिका है वो हमारे व्यक्तिगत अधिकारों की, हमारी पर्सनल फ्रीडम की रक्षा करता है। तो न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उसके अनुसार हमारा संविधान बनेगा। अब जैसे कि ये कंसेप्ट जो है इंग्लैंड में डेवलप हुआ है, जो प्रोफेसर डाइसी थे वो इंग्लैंड के विधिवेता थे, तो उनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया हुआ है, ये वहाँ के कंटेक्स्ट में डेवलप किया गया कंसेप्ट है। तो इंग्लैंड का हमें पता है कि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर जुडिशरी के द्वारा जो निर्णय दे दिए जाते हैं या जो ट्रेडिशंस चली आ रही हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका निभा रही हैं। तो इस कंसेप्ट में उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी पर्सनल लिबर्टीज़ हैं, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, जुडिशरी करेगी, और जुडिशरी के द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे वही संविधान की तरह कार्य करेंगे। यानी कि वहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, संविधान का स्रोत कौन है, हमारे व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकारों से उन्होंने क्या कहा था, क्या निकला है, कॉन्स्टिट्यूशन। व्यक्तिगत अधिकार स्रोत है संविधान का। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि जो संविधान है वो हमारे व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, यानी कि जो हमें हमारे राइट्स हैं वो हमें कहाँ से मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है कि हमारे संविधान में जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, विधि के शासन का कंसेप्ट है, वो क्या है, मूलभूत ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का काम करता है, और उसको किसी अमेंडमेंट के द्वारा भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ इंडियन कंटेक्स्ट में लागू नहीं होती कि जो व्यक्तिगत अधिकार है वो संविधान का स्रोत है। इंडिया में ये अपोजिट है कि जो हमारे पर्सनल राइट्स हैं, पर्सनल लिबर्टीज़ हैं, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिले हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का परिणाम है, ना कि वो इसका एक सोर्स है। तो अब रूल ऑफ लॉ को समझने के बाद हम इन दोनों कंसेप्ट्स को एक एक करके अच्छे ढंग से समझेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने जैसा कि देखा किससे निकला है, ये रूल ऑफ लॉ से। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। ये क्या कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। सभी समान हैं, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे।
किसी को भी कोई प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। और थर्डली ये क्या कहता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है वो क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है, एक नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये क्या कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है वो क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है। क्यों नेगेटिव कंसेप्ट है ये, क्योंकि ये क्या कहता है कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, असमान व्यवहार है, वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होने की अवधारणा को लेकर के चलता है, इसलिए हम इसे एक नेगेटिव कंसेप्ट कंसीडर करते हैं। तो ये किन तीन मुद्दों की बात करता है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है, एक नेगेटिव अप्रोच लेकर के ये चलता है, क्योंकि ये क्या कहता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक अवधारणा को लेकर के चल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, एक नकारात्मक अवधारणा, एक नेगेटिव अप्रोच कंसीडर करेंगे। तो ये क्या कहता है कि कानून के सामने सभी समान है, किसी के भी साथ उसके स्टेटस को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम रूल ऑफ लॉ को डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, अमेरिकन कंसेप्ट है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से पॉजिटिव कंसेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, ये अमेरिकन कंसेप्ट है और पॉजिटिव अप्रोच ये लेकर के चलता है। तो इसको हम पॉजिटिव अप्रोच क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या कहता है कि हमें इक्वालिटी की डिमांड करनी चाहिए, कि हम कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाएं जो कि इक्वालिटी को लेकर के आए। ये क्या कहता है कि हमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना चाहिए। और क्या कहता है ये, समान कानून समान लोगों पर समान रूप से लागू हो। तो ये अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ये क्या कहता है कि ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता जो कि सब पर हम समान रूप से एप्लीकेबल करें, सब पर इक्वली जिसको लागू किया जा सके। जैसा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मांग करता है कि
कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है कि सबके सब लोग सोसाइटी में समान नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं और सब पर हम एक ही कानून यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग पिछड़े हुए हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, दलित हैं, विकलांग हैं, उनको क्या चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। अब एक फैमिली में एक 6 महीने का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, हम कहें कि उन दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, दोनों की समान रूप से देखभाल होनी चाहिए, दोनों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या उन दोनों को हम एक जैसा खाना दे सकते हैं, एक जैसे कपड़े पहना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन दोनों की ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे कैटेगरीज हैं जिनकी जो नीड्स है वो अलग अलग हैं। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि समाज के कौन सी श्रेणी की ज़रूरतें क्या है और उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो क्या होगा, हमारा जो पब्लिक वेलफेयर का पर्पज़ है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से पूरा हो पाएगा। तभी हम अच्छे ढंग से लॉज बना पाएंगे, पॉलिसीज़ को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जब हम ये जान पाएंगे कि हमारी सोसाइटी के जो अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनकी क्या क्या नीड्स हैं। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में 2 कंसेप्ट आए। पहला स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में आया। उन्होंने कहा कि हम एक टेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके की टेस्टिंग कर सकते हैं? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दूसरा रैशनल नेक्सस। कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सोसाइटी को तो किस बेस पे करें। अब जैसे कि हमें टेस्ट लेना है 2nd क्लास के बच्चे का और 10th क्लास के बच्चे का, तो क्या हम उनको समान मानदंडों के आधार पर टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो 2nd क्लास का बच्चा है उसका लेवल अलग है और 10th क्लास के बच्चे का लेवल अलग है। हम उन दोनों को अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पेपर देंगे और उसी के बेस पर हम उनकी टेस्टिंग करेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन पेपर हम इन दोनों को नहीं दे सकते, एक ही तरीके की पढ़ाई भी हम इन्हें नहीं करवा सकते। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सोसाइटी में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर, स्टेटस के बेस पर, कि किस किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है जिसके आधार पर हमें डिफ्रेंशिएशन करने की, विभेदीकरण करने की ज़रूरत है। तो जब हम ये डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये हमारी सोसाइटी में अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनकी ये नीड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए फिर पॉलिसीज़ ला पाएंगे। अब हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसमें और डिफ्रेंशिएशन में और जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं कि इसका ये रिज़ल्ट हो, ये आउटकम हो, इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए, यानी कि एक लॉजिकल इनके बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हम जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जो विभेदीकरण कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव आउटपुट निकले। तो इससे भी फिर एक स्टेप आगे निकलते हुए एक और सुप्रीम कोर्ट के केस में ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में क्या कहा गया था कि ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। यदि ये रीजनेबल नहीं है तो भले ही ये किसी भी टेस्ट को क्लियर करता है डिफ्रेंशिएशन, उसको हम इक्वालिटी के लिए वैलिड नहीं मानेंगे। तो
ये थे हमारे कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के, कि किस प्रकार से जो हमारा आर्टिकल 14 है वो हमें राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है, हमें समानता का अधिकार दिलवाना सुनिश्चित करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी है जो कि आर्टिकल 14 के अपवाद हैं, जो कि एक्सेप्शंस है आर्टिकल 14 की। तो अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 के जो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या है इसके। तो फर्स्ट एक्सेप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 361 में, अनुच्छेद 361 में। यहाँ क्या किया गया है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं वो, जैसे कि यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य करते हैं उसके लिए उन्हें किसी भी कोर्ट में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान, जो उनका 5 साल का कार्यकाल है, उसके दौरान जो भी कार्य किया है उसके लिए उनकी बाद में कोर्ट में जवाबदेही निश्चित नहीं की जा सकती, उन पर कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। सेकेंडली क्या है कि इन पर इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता। तीसरा विशेषाधिकार क्या मिला हुआ है कि यदि इन पर कोई सिविल केस चलाया जाना है, दीवानी मुकदमा चलाया जाना है, तो उसके लिए इन्हें 2 महीने पहले नोटिस दिया जाना होगा, यानी कि पहले हम नोटिस देंगे और जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद इन पर कोई भी सिविल केस चलाया जा सकता है। और चौथा विशेषाधिकार क्या मिला हुआ है कि इनके कार्यकाल के दौरान इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा अपवाद हमें कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 361A में। इसका जो क्लॉज ए है, इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद की या राज्य विधानमंडल की जो सत्य कार्यवाही है, जो संसद की और राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयाँ चलती हैं, उनके सेशंस चलते हैं, उनको यदि वो रियल में जो सच्चाई है उसको यदि वो प्रकाशित करता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है या फिर रेडियो या फिर टेलीविज़न चैनल पर यदि ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो उस पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता यदि वो सत्य है, उसने जो भी फैक्ट दिए हैं वो यदि सच हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जो अगली एक्सेप्शन है वो किस में है, आर्टिकल 105 में। ये किसको प्रिविलेज देती है, किसी भी सांसद को, एमपी को ये एक विशेषाधिकार देती है कि उसने संसद के सत्र के दौरान, संसद की जो बैठक है उसके दौरान यदि कुछ भी कहा है तो उसके लिए उस पर न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। और यही विशेषाधिकार राज्य विधानमंडलों के जो विधायक हैं उन्हें आर्टिकल 194 में मिला हुआ है। यदि वो विधानमंडल की बैठक के दौरान कुछ भी कहते हैं तो उसके लिए उन पर न्यायालय में कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। और क्या है इसका अपवाद, अगला अपवाद है इसका आर्टिकल 31C में हमें देखने को मिलता है। जो आर्टिकल 31C है वो क्या कहता है कि हमें जो नीति निर्देशक तत्वों से अधिकार मिले हुए हैं, जो DPSP है, आर्टिकल 39B एंड 39C। तो 39B और C को लागू करने के लिए यदि हमें आर्टिकल 14 का वायलेशन करना पड़े, यदि आर्टिकल 14 का हमें उल्लंघन करना पड़े तो वो सही है। तो हम उसको चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में कि आर्टिकल 14 वायलेट किया जा रहा है। तो आर्टिकल 39B और 39C किससे संबंधित है, ये क्या कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका यूज़ किया जाए। और ये क्या कहता है, संपत्ति का समान वितरण धन के समान वितरण से संबंधित है। तो यदि ऐसा कुछ करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया जाए या
संपत्ति के समान वितरण के लिए यदि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है तो हम उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी क्या कहना है कि जहां आर्टिकल 31C आ जाता है वहां से आर्टिकल 14 चला जाता है। इसके अलावा और क्या अपवाद है, जो विदेशी राजदूत है, फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, उन पर भी जो आर्टिकल 14 है वो लागू नहीं होता। तो ये इसके कुछ अपवाद। आज हमने क्या डिस्कस किया, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14। तो उम्मीद है कि ये सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।